Yes, hello students. Now we are going to discuss the thermodynamics related with the E node cell. ठीक है, cell thermodynamics. Cell thermodynamics. ठीक, cell thermodynamics क्या है? The relation between the relation between delta G, delta H, delta S and ई सेल. ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो सेल थर्मोडायनेमिक्स है. ठीक, अब वो किस तरह से, इसे दो तरीके से, एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बेस पे बता सकते हैं या डायरेक्ट भी बता सकते हैं. ठीक है, तो हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं. वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. ठीक है, ये वैल्यू होती है. एंड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था और थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने रीड किया होगा. थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, डी जी इक्वल टू क्या होता है, वी डी पी माइनस एस डी टी. ठीक है, ये हमने स्टडी किया था, प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था. ठीक, तो अब ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर इज़ वेरिएबल. डी जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर. अब कांस्टेंट प्रेशर तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. वी डी पी इक्वल टू ज़ीरो, डी पी वेरी कॉन्स्टेंट प्रेशर है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एस. ठीक है, बस ये तो ऐसे ही रह गया. क्यों, क्योंकि डी टी बाई डी टी हो गया. ठीक है, तो एट कांस्टेंट ये हो गया. ठीक, अब इसे अगर मैं बात करता हूँ, इसे डिफ्रेंशिएट है, उसे फुल फोर्स में लिखेंगे तो ये क्या होगा, डी जी. अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को, ठीक है, इसके साथ मर्ज करेंगे तो वो भी लिखा जाएगा. एस को हम इसे लिख सकते हैं और हम इसे लिख सकते हैं डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल्टा एस. ठीक, कंप्लीट चेंज के लिए आप इसे ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, इट रिप्रेजेंट द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री एनर्जी डी डेल्टा जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर represents the change in the magnitude of free energy change of a reaction with temperature. ठीक है, मतलब टेम्परेचर चेंज होने के साथ उसके डेल्टा जी में क्या क्या चेंजेस होते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जैसे अब अगर हम मतलब कोई भी हो सकता है चेंजेस होते हैं डेल्टा जी में, चेंज हो बिकॉज ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है, मान लो कोई एक रिएक्शन है टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड होंगे इसके. डेल्टा जी हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर. ठीक है, डेल्टा जी. ठीक, फॉर एग्जांपल A to B has delta G equal to, for example, x kilojoule per mole at 25 डिग्री सेल्सियस. तो A to B ही
अगर मैं वैल्यू किसी और टेम्परेचर पर लिखूँगा तो इट कैन नॉट बी एक्स, ये वाई होगा या कोई और वैल्यू होगी। एट 35 डिग्री सेल्सियस, एट 35, ठीक है। तो 35 पर उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है, हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर। ऑब्वियसली डेल्टा जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप इसे डेल्टा जी, अब डेल्टा जी को और यहाँ से रिलेट कर लेंगे, वो वाली इक्वेशन जो भी कहा था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ मैं इसे, ठीक है, और इसे ये इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 की बात करेंगे तो इसका डेल्टा जी की जगह आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल अपॉन डी टी, ठीक, इक्वल टू क्या होगा माइनस डेल्टा एस ऑब्वियसली, ठीक है। अब एन एफ तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यूज़ तो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, इसमें तो चेंज होना नहीं है। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन ए टू बी है, ए टू बी है हर बार, एंड क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें तो चेंज होना नहीं है। फैराडे कांस्टेंट ये भी सेम रहेगा, तो सिर्फ रह जाता है डी ई सेल, ठीक है, अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो तो होना ही है ऑब्वियसली, इक्वल टू डेल्टा एस, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा एस इक्वल टू एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, डी बाई डी ई सेल बाई डी टी को क्या कहते हैं, ठीक, वेयर डी ई सेल बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इज़ नोन एज बीटा, बीटा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, एंड इट इज़ क्या है ये, टेम्परेचर कोफिशेंट, टेम्परेचर कोफिशेंट, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, टेम्परेचर कोफिशेंट है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इस थर्ड इक्वेशन से यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा एच, ठीक है। वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो इक्वेशन 1 डेल्टा जी की वैल्यू, इक्वेशन 3 डेल्टा एस की वैल्यू, तो वी कैन फाइंड आउट बाय द use of equation 1, 3rd and 4th, we can find out डेल्टा एच, ठीक है। हम डेल्टा एच को फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर लो, एक रिलेशन बन जाएगा डेल्टा एच का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डेल्टा एच का रिलेशन बन जाएगा ये। अब इसका ये टेम्परेचर कोफिशेंट्स का क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशेंट से हमें कुछ आइडेंटिफाई भी हो जाता है। टेम्परेचर को कभी कभी जनरली केस में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी किसी केस में डेल्टा इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो या क्या है, उस पर इससे रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कोई हो, इफ़ डी ई सेल बाई डी टी यानी टेम्परेचर कोफिशेंट इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है, इट मीन्स there is no heating or cooling of the cell occurs during its working,
ड्यूरिंग इट्स वर्किंग। यानी सेल अगर वर्क करेगी तो वो ना गर्म होगी ना ठंडी होगी। देयर इज़ नो कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व इफ़ डी सेल बाई डी टी प्रेशर इक्वल टू ज़ीरो होता है, अगर इसमें कोई जीरो वैल्यू आती है इसकी, ठीक है, ये होता है। दूसरा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ए पर्टिकुलर सेल, इफ़ सेल बाई डी टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू है, नो हीटिंग, देयर इज़ नो हीटिंग, देयर इज़ नो हीटिंग, बट cooling of the cell occur, but cooling of the cell occurs during its working। यानी जब वो सेल वर्क करेगी तो ठंडी हो जाएगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और ऑब्वियसली थर्ड कंडीशन डी, बीटा भी लिख सकते हो आप इसे, अगर आप इसे शॉर्ट में लिखना है तो बीटा लिख दो, इज़ लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हीटिंग, देयर इज़ हीटिंग, देयर इज़ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग अकर्स ड्यूरिंग इट्स वर्किंग, ठीक है। जब सेल वर्क करेगी तो वो क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी। तो मेन कंडीशन यही होती है मैक्सिमम केसेस में, जब सेल वर्क करती है, कोई भी सेल वर्क होगी तो इट गोज़ हीटअप, ठीक है, वो हीटअप हो जाती है। जनरली आप ऑब्जर्व करिएगा, कभी मोबाइल बैटरीज़ हैं या दूसरी बैटरीज़ हैं, जो भी सेल होती हैं, मैक्सिमम सेल में यही कंडीशन होती है कि वो हीटअप हो जाती है, यानी कि उनका डी बाई डी टी, डी सेल बाई डी टी प्रेशर क्या होता है, लेस देन ज़ीरो होता है, ठीक है। ये जनरल केस है, हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि ऑलवेज़ ऐसा ही होगा, ठीक है, हम तो जनरल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये अब मैंने कहा था कि इसका डेरिवेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है। दूसरा अल्टरनेट प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी टी एट प्रेशर। द इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, ठीक, इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहा जाता है, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर डेल्टा जी हमें पता ही है, डेल्टा जी क्या होता है, इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं एन एफ ई सेल, ऑब्वियसली डेल्टा एच प्लस टेम्परेचर, इसके प्लेस पर भी एन एफ ई सेल डिवाइड बाय डी टी, ठीक, आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, बिकॉज डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये रिलेशन यूज़ कर लिया हमने और इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, जैसे प्रीवियस वाले से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ ई सेल, ठीक है, एन एफ ई सेल प्लस एन एफ टी टेम्परेचर, ठीक, डी ई सेल बाई टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। और या फिर आप इसे, और क्योंकि ये कॉमन है तो कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, माइनस एन एफ, ठीक, ई सेल माइनस टेम्परेचर, डेल्टा भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, डी और ब्रैकेट में डेल्टा ई सेल, ठीक, ये इक्वेशन, ये हो गया डेल्टा एच का रिलेशन। जैसे पिछले वाले उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ना कुछ बुक में डी डेल्टा ई सेल भी लिखा हो सकता है, ब्रैकेट में डेल्टा, वो कोई दिक्कत आपको बताया हुआ, ऑब्वियस चीज़ों को लिखना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ऑब्वियस है, ठीक है।
और ये तो आपको पता ही है, डी ई सेल बाई डी टी क्या होता है, ये वाली टर्म क्या है, टेम्परेचर कोफिशेंट, अभी पीछे ही लिखा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कोफिशेंट है, तो आप ये रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डी ई सेल बाई डी टी की टर्म्स में लिख सकते हैं इसे, आप इसे, ये वेरियस फॉर्म है इसकी, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशेंट, और ये इसके किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच अपॉन, ठीक, एन एफ टी प्लस ई सेल बाई टेम्परेचर, ठीक है। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ठीक, ऑब्वियसली वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और फिर टेम्परेचर मल्टीप्लाई है तो उसके उनके डिवाइड में जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस फॉर्म में भी आ जाएगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर कोफिशेंट है, ये हमने लिखा हुआ है, ठीक। आल्सो अब हमें पता है वही इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है, ए इक्वेशन लिख लेते हैं और इसे क्या कर देते हैं, बी लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। दोनों को आप मर्ज कर देंगे, एच की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे, ये वाली टर्म लिख देंगे, डेल्टा जी की जगह पर वो लिख देंगे, एन एफ ई सेल, ठीक है। ये जो सबसे पहले ये वाला लिखा था एन एफ ई सेल, तो जी की जगह पर ये लिखा और एच की जगह पर ये वाला लिखा, डेल्टा टी एस की जगह पर, ये तो हमें सोल्व करना है, डेल्टा टी है, ठीक है। तो ये आपको यू गॉट द सेम, ठीक है, आपको वही टर्म मिल जाएगी, ठीक, जो कि पहले लिखा था, ठीक। क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू एन एफ, फाइनली ये मिल जाएगा डी ई सेल बाई डी टी, वो आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन, यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी इसका यूज़ करने से। और जी वो आपको पता ही है, एन एफ ई है, एन एफ ई सेल है, ठीक है, उसे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक, क्लियर। चलिए, ये है थर्मोडायनेमिक रिलेशन, अगर थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो सेल के बारे में, ठीक। चलिए, हमें इसमें एक दो पॉइंट और लिखना था, ठीक, जो मैं बता रहा था, लिक्विड जंक्शन, सॉल्ट और वो सब लिखना था, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले बात करता हूँ, मैं सेल समझा देता हूँ आपको, एक दो और सेल बचे हुए हैं, उन सेल के बाद हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। तो सेल हेडिंग लिख देता हूँ मैं अलग से, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल सेल्स। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी रिवर्सिबल सेल है या कौन सी इरिवर्सिबल सेल है, ठीक है। तो ये इसके लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। सिस्टम टू विच दे आर अप्लाई रिवर्सिबल, थर्मोडायनेमिक्स में क्या रिवर्सिबल होगा क्या इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, उसके लिए मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखा जाता है, ठीक है। एनर्जी रिलेशन ऑफ सेल, थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल फाइंड एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस, ठीक है। द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट टू वन इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन, नेमली दैट द सिस्टम टू विच दे आर अप्लाइड बी रिवर्सिबल इन थर्मोडायनेमिक सेंस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सेंस में वो क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो दो कंडीशंस होती हैं रिवर्सिबल के लिए, फॉलोइंग टू कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड बाय द रिवर्सिबल सेल। तो जो भी सेल दो उन कंडीशंस को फुलफिल करती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, दोज सेल्स which satisfied the following two conditions, the following two conditions or
रिक्वायरमेंट ठीक विल बी रिवर्सिबल। otherwise will be irreversible। ठीक है, which do not follow या obey, which do not obey। तो जो फॉलो करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे रिक्वायरमेंट को, ठीक है, कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर देंगे वो रिवर्सिबल, और जो नहीं करेंगे इरिवर्सिबल। बस सीधा सीधा ये और कोई कंडीशन नहीं है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट, पहला रिक्वायरमेंट क्या है? द ड्राइविंग, ये थर्मोडायनेमिक लैंग्वेज है, द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस be infinitesimally मतलब इन्फाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये पहली कंडीशन। दूसरा, ये थर्मोडायनेमिक लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा ही लैंग्वेज होगा। जब मैं इसे अभी आपको सिंपली दूसरी फॉर्म में समझा दूंगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को, ठीक है, 2 पॉइंट्स जो कंडीशन है। सेकंड, इट शुड बी पॉसिबल टू reverse any change taking place by applying a force infinitesimally greater than the acting one। ठीक है, ये दो हैं। तो ये तो थर्मोडायनेमिक लैंग्वेज थी, ठीक। या अब मैं आपको इन सिंपल टर्म्स आपको ये बता देता हूँ क्या होता है। पहला, cell does not give any current when it is connected in an opposite sense to an outside source of EMF exactly equal to that of the cell। ठीक है, यानी सेल के ईएमएफ के जस्ट इक्वल अगर आप अपोजिट बाहर से कोई और ईएमएफ उस पर अप्लाई करते हैं, अगर सेल पॉजिटिव है
ठीक है, तो उससे नेगेटिव वो मतलब अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट अप्लाई करते हैं, इक्वल क्वांटिटी का, तो सेल में कोई करंट जनरेट नहीं होगा। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है तो वो कौन सी सेल है? रिवर्सिबल सेल है। कौन सी सेल है? रिवर्सिबल। और अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो वो रिवर्सिबल सेल नहीं है। सेकंड पॉइंट, इफ द EMF, electromotive force of the external source is infinitesimally higher than that of the cell, then the current will go in the opposite direction इसका मीनिंग क्या होगा? द सेल रिएक्शन विल बी reversed, ठीक है। On the other hand, if the value is slightly lower, current will flow from the cell. अगर वो हायर नहीं है और अगर लोअर है तो क्या होगा? On the other hand, if the value is slightly lower, current will flow from the cell, ठीक है, करंट सेल से। तो ये अगर दोनों कंडीशन, पहले थर्मोडायनेमिकली वर्ड लिखा हो या ऐसे समझा दिया मैंने आपको, तो ये कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो रिवर्सिबल होगा और जो फुलफिल नहीं करेगा वो क्या होगा? इरिवर्सिबल सेल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, रिवर्सिबल सेल, डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल का एग्जाम्पल है। इरिवर्सिबल सेल, इरिवर्सिबल सेल, ठीक। इरिवर्सिबल सेल जैसे हम बात करें Zn with H2SO4, कॉपर विद H2SO4, ठीक है। जिंक को H2SO4 के साथ रखा, यानी कि SHE के साथ रखा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिंक विद SHE, जिंक विद H2SO4, मतलब कॉपर विद H2SO4 मीन्स कॉपर विद SHE, एसिडिक मीडियम, मतलब इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक होना चाहिए। तो अगर इस टाइप की सेल ली है, ठीक है, या AgCl वाली सेल ली हुई है तो वो इरिवर्सिबल होंगे। अब AgCl या इनमें क्या प्रॉब्लम होगा, मैं आपको इरिवर्सिबल का एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, यह एक्सप्लेन कर देते हैं। when in a cell reaction gas is evolved or a precipitate is formed,
या तो कोई गैस रिलीज़ होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, ठीक है, या प्रेसिपिटेट, जैसे मैंने कहा AgCl का एग्जांपल है, तो वो उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। द सेल इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक बार ये अगर रिमूव हो जाते हैं तो फिर रिटर्न नहीं होते, बिकॉज द सेल कैन नॉट बी brought in again brought back या brought again to its ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल सिचुएशन या ओरिजिनल कंडीशन वापस ही नहीं आ सकता, क्योंकि गैस जो इवॉल्व होगी रिटर्न नहीं होगी। प्रेसिपिटेट जो एक बार बन गया वो रिटर्न नहीं होने वाला। बाय रिवर्सिंग द करंट, ठीक है, करंट को रिवर्स करने से वैसा नहीं होने वाला, इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है? इरिवर्सिबल सेल लिखा जाता है। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल। चलिए नेक्स्ट, ये अब एक और, जैसे वहाँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल लिखा है, ऐसी कंसंट्रेशन सेल होती है। क्या होती हैं? कंसंट्रेशन सेल्स, कंसंट्रेशन सेल्स होती हैं। कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। द सेल in which electrical energy is produced due to physical transfer, due to physical transfer of the material, of material, ठीक है, from one concentration to another, ठीक है, are called concentration सेल्स। ठीक है, या इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे? द सेल्स in which EMF is produced, in which EMF is produced due to decrease in free energy, decrease in free energy, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होगा? फ्री एनर्जी में डिक्रीज क्यों होगा? अब accompanying the physical changes या physical transfer of material from one part of the cell, to the another part, cell to another part are called, ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है, टू द अनदर पार्ट। तो ये कंसंट्रेशन सेल्स होती हैं। कंसंट्रेशन सेल्स आर ऑफ टू टाइप, दीज आर ऑफ टू टाइप, these are of two types.
first electrode concentration cells and second one electrolyte कंसंट्रेशन सेल्स। ठीक है, 2 टाइप के होंगे। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। पहला फर्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। ठीक है, इसमें गैस होता है, मतलब गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। अगर गैसियस पार्टिकल तो इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल भी कहा जाता है इन्हें। इलेक्ट्रोड गैस, जैसे मैं भी एग्जांपल लिखूंगा तो वो इलेक्ट्रोड गैस का एग्जांपल होगा। इसमें क्या होता है, दीज सेल द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप इन दीज सेल्स द पोटेंशियल